Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9 DLCS professional students. फास्ट ट्रैक मर्जर अपने आप में एक जबरदस्त टॉपिक है, याद रखना यार, लिख लो चाहे अभी के अभी अपने मॉड्यूल के ऊपर लिख दो। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट में आने वाला है, तुम चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि अब देखो समझो ना, जब बात करेंगे ना फास्ट ट्रैक मर्जर का, तो हम बात करने वाले हैं मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज। बोलो मेरे साथ में यार, याद करना है। आई नो दैट वेरी वेल, मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं। उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जो कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे हैव अंडरस्टूड सेक्शन 233 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। जी हाँ, जब हम फास्ट ट्रैक मर्जर का बात करते हैं तो सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? बोलो ना एक बार वापस मेरे साथ, बोलो भाई, याद करना है यार, सेशन याद करना है, छोड़ कुछ नहीं सकता मैं। देखो आओ, सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 233 क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में बात करेगा। और वो कहेगा क्या कि भैया मर्जर जो होने वाला है, बोलो मेरे साथ में, बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज। और स्मॉल कंपनीज के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 85 मेरे बच्चों को याद होगा कंपनीज एक्ट, जिसमें हम लोग उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखेंगे। याद होगा? नहीं है, सब याद करवाऊंगा अभी। एंड यह कह रहा है मर्जर बिटवीन, मतलब मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, या फिर मर्जर होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। मर्जर बिटवीन, बोलो ना जल्दी से, 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, या मर्जर बिटवीन होल्डिंग एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जल्द से जल्द ध्यान देते चले जाओ। या फिर कहता है क्लासेस ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लासेस ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्लासेस कंपनी का मतलब क्या है? कहता है जी 2 और मोर, वापस बोलो, 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज। मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्टार्टअप कंपनीज, या मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्टार्टअप विद स्मॉल कंपनी या कंपनीज। मतलब ना सेक्शन 233 की जब बात हो रही है और एग्जाम में कोई केस लो आ जाए तो चेक कर लेना एक बार के लिए कि अगर वो इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है क्या। एग्जामिनर मैक्सिमम घुमा के क्या पूछ सकता है? हो सकता है आपको पेड अप शेयर कैपिटल एंड साथ में टर्नओवर दे दे, तो आपको एग्जामिन करना पड़ेगा इस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है, उससे ज्यादा तो नहीं है, या फिर 10 करोड़ और मोर, उससे ज्यादा उसका। मतलब अभी कहने का मतलब सुनना क्या कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो कंपनी जिनके बीच में मर्जर्स हो रहा है, वो दोनों ही कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 की कैटेगरी में आ रही है, या होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी की कंपनी हो रही है, आपस में मर्जर हो रहा है, या मर्जर हो रहा है 2 और मोर स्टार्टअप्स के बीच में। अगर ऐसा हो रहा है, दोनों ही कंपनीज स्मॉल हैं, कंपनीज हैं, या दोनों कंपनी के अंदर होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट है, या स्टार्टअप बिटवीन 2 और मोर स्टार्टअप्स है, या स्टार्टअप के साथ में स्मॉल कंपनी का है, तो सेक्शन 233 आंख बंद करके लगाने हैं। मतलब सेक्शन 233 ने सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बताया है, जो कि ना हम देखते ना, हमने सेक्शन 230 से 232 जो कि हमने डिटेल प्रोसीजर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिसको नहीं मिला है ले लो भाई। ऑलराइट, प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये डिटेल सेक्शन की बात करता है, सेक्शन 230 से 232 तक डिटेल प्रोसीजर बताया गया है। अब पता है क्या था प्रॉब्लम, समझना। कंपनी से 1956 के अंदर ना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हमने खड़ा कर रखा था। बोला कोई सा भी मर्जर हो, स्मॉल कंपनी तो क्या हो गया, पूरा थॉरोली प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, किसी कंट्री के ना इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें, बोला कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए भैया? एंटरप्रेन्योर्स को आप ऐसी लिबरलाइज पॉलिसी बनाएं ताकि वो एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा से पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट कैसे करेगा बिजनेस के अंदर? ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कैसे ओपन होंगे? जब रिलैक्स होगा प्रोविजन, स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है, इतने सारे कंप्लायंस हैं, ये सब करने बैठ गए तो हो गया काम। चलो मान लिया जो बड़ी कंपनीज हैं वहां पर पैसा बहुत लगा हुआ है, तो सारी बातें, सारी एस्पेक्ट्स ढंग से चेक होनी चाहिए थॉरोली। बट व्हाट अबाउट स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप्स कंपनी? अब ये भी अगर वो थॉरो प्रोसीजर फॉलो करने बैठेंगी तो हो लिया कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का बात। तो इसलिए ना ये हमें लेटर ऑन हमारी नींद खुली, मतलब लेजिस्लेचर्स को उन्हें लगा नहीं यार, हमने सेक्शन 233 कंपनी एक्ट में इंट्रोड्यूस करके ये कहा स्मॉल कंपनीज की अगर मर्जर की बात हो रही है, स्टार्टअप कंपनीज की मर्जर की बात हो रही है, होल्डिंग कंपनी उसकी होली और सब्सिडरी की मर्जर की बात हो रही है, तो ऐसे केसेस में कुछ प्रोविजन रिलैक्स कर दी जाएंगे। और सुनो,
ट्रस्ट मी, इस क्लास के अंदर मैं तुम्हें इतना रिलैक्स होकर बताऊंगा कि तुम्हें याद भी हो जाएगा। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होने वाला है और अपना पक्का कह रहा हूं नंबर लिखने वाले 4-5 नंबर इस चैप्टर से लेने ही वाले हर हाल में, जिन्होंने पहले वाली क्लासेस अटेंड कर ली हैं। पर अगर किसी ने पहले नहीं करी थी तब भी ये क्लास में वापस समझाने वाला हूं, आ जाओ। अगर हम बात करते हैं मर्जर, अब ये देखो, क्योंकि ना एक बार हम रीड जरूर करेंगे, पहले हमने पढ़ रखा है लेकिन लैंग्वेज के लिए रीड करेंगे। मर्जर एंड अमलगमेशन हैव बिकम द बज़वर्ड इन कॉर्पोरेट। अब देखो यहां पे याद रखना, एंशलॉन्स दीज डेज, एंशलॉन्स समझते हैं? एंशलॉन्स मतलब कॉर्पोरेट, एंशलॉन्स मतलब होता है सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। अब एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आके आ सकता है इन द लाइट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, या फिर एलाबोरेट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, या इन द लाइट ऑफ द मर्जर ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, या बेनिफिट्स ऑफ द फास्ट ट्रैक मर्जर। तो ये सारी इस तरह से क्वेश्चंस ड्रॉ हो सकता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज कंपनीज थ्रू इनऑर्गेनिक मींस। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपना ही जैसे कैपिटल रिस्ट्रक्चर करती है, कैलकुलेशन करती है, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होने वाले चेंजेस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। बात पकड़ मारा। इनऑर्गेनिक का मतलब कि कंपनी किसी और कंपनी से जाके मिल जाएगी, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। नाउ there may be a different means and mode to affect this process. As a result of this process, new entity may be formed on one entity may be subsumed by another. Subsumed मतलब absorb हो जाती है दूसरी में जाके। All assets or liabilities of the amalgamation or merging entity will transfer to the resultant entity. अब तक घट्टा मार मार के थक गए, ये बार बार बोलते आ रहे हैं हम लोग। अब ये बुराइयां कर रखी हैं कमजेक की, यहाँ बुराइयां करी हुई हैं कमजेक 1956 की। इन बुराइयों को आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ना चाहे तो भाड़ में जान दीजिएगा, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि कंपनीज एक्ट 1956 चाहे बड़ी कंपनीज का हो, स्मॉल कंपनीज का हो, वो सबके लिए एक ही प्रोसेस बताता था। और बहुत सारी डिटेल, यू नो व्हाट, अप्रूवल्स, ट्रिब्यूनल के पास जाओ, ठीक है, बहुत सारी मीटिंग्स होना, तो इट टेक्स टू मच टाइम। इसलिए ना स्मॉल कंपनीज के मर्जर के सपने ही सपने रहते थे। बहुत ही रेयर इन केसेस ऐसा होता था कि स्मॉल कंपनीज भी मर्जर में जाती थी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने जैसे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जी हाँ, सेक्शन 233 का, उसके बाद से सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया गया ऑफ मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज, या होल्डिंग और सब्सिडी, होल्डिंग कंपनी और इट्स होली ऑन सब्सिडी कंपनी, या स्टार्टअप 2 और मोर स्टार्टअप्स, या स्टार्टअप विद स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज आओ ना, बहुत बढ़िया। Small companies with fewer resources were also subject to the same complex procedure. This was proving to be an obstacle in the way of their growth and expansion. And having the same procedure for merger, all companies were proving to be a counterproductive. मतलब सबको एक ही साथ एक ही जगह पर एक ही तरह से ट्रीट करना। The complexity of the earlier regime gave rise to the need for a simplified procedure and more efficient legal regime for a merger process. This need was embedded in the following benefits, which was fast track merger was under section 233 of Companies Act 2013. अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा कर पूछ सकता है, आप सुन रहे हैं ना? जैसे merger or amalgamation have become the buzzwords in the corporate echelons these days. In the light of the statement to discuss the benefits of fast track merger, so you need to provide the what definition of you just write down the section 233, all right, which talk about what fast track merger and the benefits here. बहुत simple से benefits हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर अभी सीखेंगे। बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, मतलब बहुत का मतलब एनसीएलटी जाना नहीं है। आरडी, आरओसी और ऑफिशियल लिगेटर इनसे चक्कर लगाकर रह जाएंगे, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। नो जुडिशियल अप्रूवल, मतलब ट्रिब्यूनल के पास एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं लगती अनलेस एंटिल जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ना लगे कि भैया ये जो यहाँ पर मर्जर हो रहा है बिटवीन स्मॉल कंपनीज, या अभी जो मैंने कैटेगरी बताई उन कंपनीज के बीच में अगर मर्जर हो रहा है और वो मर्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्रिएटर के इंटरेस्ट में नहीं है, या आरओसी या ऑफिशियल लिगेटर के ऑब्जेक्शंस कहीं ना कहीं बहुत ही जस्टिफाइड है, ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे देता है। अदरवाइज ट्रिब्यूनल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। Separate procedure for a certain type of companies would enable them to expand without any roadblocks. Separate procedure. मतलब अब सेक्शन 233 दे दिया ना, तो आपको सेक्शन 230 से 232 तक का खेल जो था, मतलब कॉमन जो प्रोसीजर है सारी कंपनीज के लिए, वो फॉलो नहीं करना है आपको। तो अगर बिटवीन मतलब जो भी कंपनीज बता रहा हूं उनके बीच अगर मर्जर हो रहा है, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, होल्डिंग, होलियन सब्सिडरी, इतनी बार बोलूंगा रट जाएगा बुद्धि के अंदर, इनके बीच में अगर हो रहा है तो ना आपको सेपरेट सेक्शन दे दिया सेक्शन 233, उसे फॉलो कीजिएगा और रीड कीजिए विद द रूल नंबर 25 जो बताऊंगा अभी आगे। रूल 25 ऑफ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन ऑफ कंपनीज रूल 2016। ऑलराइट,
एंड फॉर्म्स फाइलिंग रिक्वायर्ड ऑल्सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। जी हाँ, लंबे चौड़े फॉर्म्स यहाँ नहीं फाइल करने हैं, है तो फॉर्म्स यहाँ पे भी 4-5 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, वो भी हम सीखेंगे अभी, ठीक है। जैसे CA 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, बट सीरीज में ये सारे फटाफट याद हो जाएंगे। ऑलराइट, सो क्या बोला, 4 बेनिफिट मिलेंगे। पहला, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर। मेरे साथ बोलो ना, याद कब करोगे? सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर, वापस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर, चाहो तो और बड़ा कर लो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर। इधर देख के, इधर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर, पहला बेनिफिट हमको मिल रहा है। दूसरा, नो जुडिशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो जुडिशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड। Third, separate procedure for certain type of companies, separate procedure for certain type of companies, and form filing required also significant reduce. मतलब less filing requirements, चार बार याद हुआ। simplified procedure हो गया, no judicial approval, separate procedure for certain type of companies and less filing requirements. All right, sir, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऐसा ही, जिसमें कंपनीज एक्ट में ये पूछा गया कि कंपनीज एक्ट में फास्ट ट्रैक मर्जर में या स्मॉल कंपनीज के लिए किस तरीके से प्रोविजन को ऐड किया गया है। इसी बात को देखो, यहाँ देखते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 रिप्लेस द अर्लियर टेडियस प्रोसीजर विद अ new concept called fast track merger. Fast track merger have dispensed with a tribunal approval for merger. RD, ROC, official liquidator are authorized whose approval is required, and the process has been simplified to great extent. तो अपना मॉड्यूल में जो बच्चे लोग होशियार हैं, दिमाग से, बुद्धि से तेज हैं, वो अपने मॉड्यूल में यहाँ लिखेंगे RD अप्रूवल, RC, ROC और ऑफिशियल लिक्विडेटर, इनका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है सर। फिर however, it is to be noted that this process is applicable only to merger between small companies and holding company and wholly owned subsidiary. Subsidiary company नहीं है, आप नोट कर लेना, चल जाओ भाई, wholly owned subsidiary companies, ठीक है। प्लस इसके अलावा कौन कौन सा है, जैसे हमने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया भाई अपने रूल नंबर 25 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है ये सर? रूल 25 ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल, कंपनी रूल 2016 में लिखा हुआ है। स्टार्टअप कंपनी बिटवीन 2 और मोर, स्टार्टअप कंपनी या स्टार्टअप प्लस स्मॉल कंपनीज, बिटवीन 2 और मोर स्टार्टअप कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज, ठीक है। तो ये अलग से रेफर किया हुआ है, यहाँ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अपने मॉड्यूल में लिख लीजिएगा। अब प्रोविजन अलाउइंग द गवर्नमेंट टू नोटिफाई एनी अदर कंपनी इन दिस रिगार्ड हैज आल्सो बीन मेड बिफोर वी सेट आउट। ऑफ कोर्स, चलो आओ वापस कर रहे हैं। प्रोविजन बता दें, प्रोविजन सीधी सी बात है, अभी बार बार बोल के याद करवा दिया है। कंपनी सेक्टर सेक्शन 233 है जो कि फास्ट ट्रैक मर्जर की बात करेगा। साथ साथ यहाँ कहता है कंपनी सेक्शन 233 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 along with the rule number 25 of companies compromise arrangement and amalgamation rules on 16 lay down the entire legal framework for amalgamation merger। मतलब फास्ट ट्रैक मर्जर की बात कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर। यहाँ तक का याद हुआ, मेरे को उम्मीद है इतना तुम्हें याद हो गया होगा। अब यहाँ पे कहता है सर मर्जर और अमलगमेशन सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज, पुराना वाला क्लास ना, पुराना का बहुत पुराना नहीं, अभी रिसेंट क्लासेस में ही प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन के अंदर ये पूरा सेक्शन अच्छे से पोस्टमार्टम किया हुआ है, लेकिन मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं तुमको वापस एक बार गो थ्रू करवा दूं। तो आओ, छोटे छोटे पॉइंट्स विद फॉर्म नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको ना फॉर्म अलग से जाके चेक करके याद ना करना पड़े, अभी कभी याद करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे एक मोटा मोटा अपना बुद्धि में लिख लीजिएगा, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी, दोनों ही कंपनी को ध्यान सुनना पहले, दोनों ही कंपनी। अब देखो दोनों कंपनी का मतलब यहां पे मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, ट्रांसफरर कंपनी मान लीजिएगा बिलोंग करती है राजस्थान से और ट्रांसफरी कंपनी हमारी दिल्ली से। दोनों का आरओसी क्या हो जाएगा, इसका आरओसी राजस्थान हो गया, मतलब इनका कहां चले गए, जयपुर, और ये भाई साहब दिल्ली है ही, ठीक है, दिल्ली पद पकड़ में आ रहा है। अब इनका आरओसी, तो ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफर कंपनी, मतलब ट्रांसफर कंपनी बोलो ना मेरे साथ में, ट्रांसफर कंपनी ज्यादा भी हो सकती है, ऑफकोर्स हो सकती है ट्रांसफर, लेकिन ट्रांसफरी तो एक ही होगी, रिजल्टेंट कंपनी तो एक ही बनेगी ना, बस पकड़ में आ रहा है। ट्रांसफर कंपनी एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली या तो एक कंपनी उन्हें एब्जॉर्ब कर रही है या आप नया कंपनी क्रिएट कर रहे हो, तो एक ही बनेगा। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, इनको नोटिफाई करना पड़ेगा, नोटिस टू आरओसी। अब आरओसी जैसे मैंने इस केस में बता दिया कि ट्रांसफर कंपनी राजस्थान से है तो राजस्थान के आरओसी को देगा, ट्रांसफर कंपनी दिल्ली से है तो दिल्ली के आरओसी को देगा। क्या देगा, नोटिस टू आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड इनवाइट ऑब्जेक्शन सजेशन विद इन 30 डेज। मेरे साथ बोलो, क्या करेगा, नोटिस टू आरओसी, कंसर्न आरओसी। अब देखेंगे लैंग्वेज, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोटिस टू कंसर्न आरओसी,
कंसर्न आरओसी जहां भी सिचुएटेड है उनका रजिस्टर्ड ऑफिस, तो नोटिस टू कंसर्न आरओसी और कौन होगा अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड इनवाइट द ऑब्जेक्शन सजेशन विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। डेट्स कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम डेट ऑफ सेंडिंग ऑफ सच नोटिस। फॉर्म नंबर क्या है इसका सर? CAA9। अब ये याद रखना, ये कहां लिखा हुआ है? रूल 25 के अंदर लिखा हुआ है। फॉर्म की डिटेल जो बताई गई है वो रूल 25 में, ठीक है। सो नोटिस जो दिया जाएगा फॉर्म CAA9 में, याद रखो CA9 में क्या कर रहे हो? आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस भेज दिया और भाई से कह रहे हो भाई साहब ऐसा है, आप 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिएगा या कोई भी सजेशन देना चाहिए। अब जैसे ही आपको ऑब्जेक्शन सजेशन मिल गए ना, उनको आप दोनों ही कंपनीज, चाहे वो ट्रांसफर कंपनी है एंड ट्रांसफर कंपनी, दोनों ही कंपनीज, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, वो कंपनीज अपनी जनरल मीटिंग में कंसीडर objection or suggestions of the ROC or official liquidator at the general meeting of the concerned companies and scheme of approved by the members at least hold 90% of total number of shares। याद रखना, total number of shares 90%, मतलब shareholders who holds total 90% number of shares। इन नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर वोटिंग जो होगी वो इन नंबर ऑफ शेयर्स में देखेंगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। याद रखना, याद रहेगा, सिंपल बात है ये भी। फिर कहता है डिक्लेरेशन फाइल कीजिएगा कि आप दोनों ही कंपनी डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि भैया हमारी सोल्वेंसी बरकरार है, कंपनी इनसोल्वेंट नहीं है, सोल्वेंट है। तो उसके लिए फॉर्म CAA10 लगता है। फॉर्म CAA10 के अंदर दोनों ही कंपनी फाइल करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ इंसोल्वेंसी विद द आरओसी, अपने अपने आरओसी के साथ में डिक्लेरेशन फाइल करनी। तो पहला तो हमने CAA9 में नोटिस दे दिया और कोई भी ऑब्जेक्शन से या सजेशंस थे वो हमने रिसीव कर लिया आरओसी से। आरओसी को एक काम या ऑफिशियल लिक्विडेटर को 30 डेज में करना है। जैसे ही हमको मिल गए, अब हम अपनी कंपनीज की, जहां ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफर कंपनी अपना मीटिंग करेगा, जनरल मीटिंग, वहां पर इनको ऑब्जेक्शन को, सजेशन को कंसीडर करेगा और 90% टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं उनकी अप्रूवल से ही ये काम आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ फिर CAA10 में डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल करेगी विद आरओसी, दोनों ही कंपनीज। फिर स्कीम जो है आपकी अप्रूव होनी चाहिए बाय द 9th इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। याद रखना, जिन्होंने पहले पढ़ा है ना उनको सब याद हो रहा होगा फटाफट, नहीं हो रहा है तो वापस रिवाइज कर लो। क्या रहा है भाई? क्रेडिटर है, अगर हैं आपके तो क्रेडिटर से भैया 9th इन वैल्यू, 9th इन वैल्यू मतलब ऑलमोस्ट 90% हो गया, तो 9th इन वैल्यू क्रेडिटर का अप्रूवल मिलना चाहिए आपको, ठीक है। बोलो सर ठीक है, ये काम भी कर लिया। अब ये काम करने के बाद में जो ट्रांसफरी कंपनी, अब इसकी ड्यूटी आ गई, किसकी? ट्रांसफरी कंपनी की। वो फॉर्म CAA11 में विद इन 7 डेज, 7 डेज कहां से काउंट करने हैं? जब आपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिए तब, स्क्रीन पर देखिएगा, शेयर होल्डर से अप्रूवल ले तब, या आपका स्कीम जो आपकी जो स्कीम है उसको क्रेडिटर 9th इन वैल्यू ने अप्रूव कर दिया, वहां से 7 डेज। तो जैसे दोनों में से जो भी काम हो गया लास्ट में, वहां से 7 डेज के अंदर CAA11 आपको ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी का काम बन गया ना आगे का, क्या करेगी? कॉपी ऑफ फाइल द अप्रूव स्कीम विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब रीजनल डायरेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे क्या है? रीजनल डायरेक्टर, आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर। बात पकड़ में आया कि सबसे पहले आपने इनवाइट किया ऑब्जेक्शन CAA9 के अंदर, आरओसी ने अपने ऑब्जेक्शन बता दिए या सजेशन दे दिए, आपने अपनी मीटिंग बुलाई दोनों कंपनीज ने, वहां पर उसको कंसीडर कर लिया, 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है ना, नंबर ऑफ शेयर्स में आपने अप्रूवल ले लिया मेंबर्स का। फिर आपने क्या करा? डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल कर दिया 10 के अंदर, CAA10 समझना है, कॉम्प्रोमाइज अमलगमेशन एंड अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, CAA10 सारी डिक्लेरेशन फाइल होगा सोल्वेंसी का, दोनों कंपनी ने कर दिया। क्रेडिटर की, दोनों कंपनी ने क्रेडिटर की कंसेंट ले ली है 9th इन वैल्यू से, ठीक है सर। अब CAA11, क्योंकि आपका मीटिंग में अप्रूवल हो गया है, तो CAA11 उठाओ विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज कहा जा रहा साफ साफ कि दोनों कामों से, मतलब शेयर होल्डर की अप्रूवल या क्रेडिटर की अप्रूवल से 7 डेज आप सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर को ये आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा और आरओसी को बता दीजिएगा और ऑफिशियल लिक्विडेटर को कि भैया हमारी स्कीम ना शेयर होल्डर्स ने और क्रेडिटर ने अप्रूव कर दी है, ठीक है साहब। अब क्या होने वाला है, ध्यान सुनते जाओ। इफ आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर हैव नो ऑब्जेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंफर्म द स्कीम अंडर फॉर्म CAA11, सॉरी 12, मतलब 11 में तो हमने अपनी तरफ से फॉर्म फाइल कर दिया कंपनी को, वो सॉरी आरडी को। अभी क्या होना है? आरडी को लगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि हाँ ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या विद इन 30 डेज आरओसी ने या ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया ही नहीं, तो उसे डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। ये भी खतरनाक बात है। और फिर भाई वहां से ना सेंट्रल गवर्नमेंट CAA12 के अंदर कंफर्मेशन दे देगी अपना ऑर्डर का, जाओ ऐश करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जी हाँ, मतलब कि भाई तुम्हारी स्कीम को हमने अप्रूव कर दिया है। लेकिन अगर इन्होंने कर दिया ऑब्जेक्शन रेज, देखो इफ ऑब्जेक्शन हैव ऑब्जेक्शन द कम्युनिकेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज। आरओसी कहता है एक्सक्यूज मी सर,
आई हैव एन ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या है सर, ये कई जगह इन्होंने नॉन फाइलिंग किया हुआ है। अच्छा, फाइनेंशियल्स भी ढंग से फाइल नहीं किया हुआ है, रिवाइज चल रहा है सर, इनका अकाउंट रिवाइज करवाया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा केसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को विद इन 30 डेज अपना ऑब्जेक्शन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है, देखो यहाँ पे अब लगता है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान सुनना, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन दैट स्कीम इज नॉट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट और क्रिएटर इंटरेस्ट, उसको लगता है कि नहीं यार स्कीम लाना ठीक नहीं रहेगा, या आरओसी के या ऑफिशियल लिक्विडेटर के ऑब्जेक्शन कंसीडर किए और वो जस्टिफाइड लग रहे हैं, ऐसे केसेस में वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा एनसीएलटी के सामने विद इन 60 डेज। 60 डेज कब से काउंट कर रहे हैं, हम लोग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द नोटिस, आपको जब से नोटिस प्राप्त हुआ था उसके 60 दिन, मतलब 30 डेज तो पहले वाला निकाल दो और फिर 30 डेज, तो एक तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम कितना होगा टोटल 60 डेज। वैसे 30 डेज पहले वाला काउंट हो रहा है इसके अंदर, पहला वाला कौन सा, ये जो 30 डेज हम दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, बोला ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर फॉर्म CAA 13 को लेगा भाई और फाइल करेगा कहां पर, एनसीएलटी के सामने, कि सर आपसे ये दरख्वास्त है एनसीएलटी की इस एप्लीकेशन को जो एक्चुअल प्रोसीजर है ना सेक्शन 232 का जो थॉरो प्रोसीजर है उसी की तरह ट्रीट किया जाए, और पकड़ मारा उसी तरह से इसको ट्रीट किया जाए। फिर एनसीएलटी देखेगा भाई, अगर ऑब्जेक्शन सेटिस्फाइड हुए, उससे सेटिस्फाइड हुआ तो उसको एनसीएलटी ऑर्डर कर देगा भाई ये मर्जर अमल कमीशन कैसे होगा, इस पे सेक्शन 232, मतलब वैसे चले जाओ वापस वही लेंदी प्रोसीजर फॉलो करो। और अगर नहीं तो यहां से एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा, और वो फॉर्म जो INC 28 होता है, याद होगा आप लोगों को कि जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर किसका, एनसीएलटी का ऑर्डर होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा। अगर कंफर्मेशन दे दिया मतलब ओपिनियन कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है या क्रेडिटर इंटरेस्ट को हार्म कर रहा है, या आरओसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन कर दिया, उसको ऑर्डर लेके जाओ, या फिर एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर रहेगा उसको INC 28 में आरओसी के साथ में विद इन 30 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा, उस साथ में विद इन 30 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात याद हुआ। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये परेशानी हो रही हो कि फॉर्म कैसे याद रखूंगा, तो तुम ध्यान से देखो, चाहो तो यहां पर मेंटेन कर लो CAA 9, CAA 10, CAA 11, CAA 12 और CAA 13, बस इतने ही फॉर्म है और बहुत कम फॉर्म है। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर क्या बनाएंगे। सबसे ए के अंदर तुमने 9 में तुमने इनवाइट किया ऑब्जेक्शन, 10 में तुमने फाइल की डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, याद करते चल जाओ मेरे साथ में, 9 में इनवाइट किया ऑब्जेक्शन, नोटिस दिया तुमने आरओसी को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को, 10 में तुमने डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल किया है, याद करते जाना, ठीक है। 11 के अंदर तुमने बता दिया कंसेंट की अप्रूवल आप ले चुके हो, यू हैव रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑन क्रेडिटर एंड इंटीमेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 12 के अंदर तुमने क्या किया है, ध्यान से देखो, तुमने नहीं करना है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑर्डर पास करेगा कंफर्मेशन के लिए। एंड 13 के अंदर अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा केस के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी में। ये 5 फॉर्म है, याद अगर हो गए बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुए तो याद करो भाई, कब याद करोगे। चलो फिर यहां से कुछ पॉइंट ले लेते हैं फटाफट, देखो आ जाओ फटाफट आ जाओ। सबसेक्शन 7 क्या कहता है, सबसेक्शन 7 कहता है a copy of order under subsection 6 confirming the scheme shall be communicated to registrar having jurisdiction over the transferee company and the person concerned, and the registrar shall register the scheme and issue a confirmation thereof to companies, and such confirmation shall be communicated to the registrar where the transfer company or companies were situated। मतलब यह हुआ जहां पर ट्रांसफरी कंपनी का आरओसी है उसको तो बताएंगे ना भाई ऐसा है स्कीम हमारी कंफर्म हो गई है, तो उसके लिए आप ऑर्डर फाइल करेंगे, ठीक है। अब जो जहां ट्रांसफरी कंपनी का रजिस्ट्रार है, जैसे हमने इस केस में लिया था कि हमारे यहां पर कौन था, ट्रांसफरी कंपनी का ऑफिस था दिल्ली, तो दिल्ली का आरओसी जो है ये जयपुर मतलब राजस्थान के ट्रांसफर कंपनी के आरओसी को इंटीमेट कर देगा, खबर पहुंचा देगा भाई यहां पर इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। ऑलराइट सर, नाउ registration of a scheme under section 3 and subsection 7 shall be deemed to have effect dissolution of transfer company without a process of winding up। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये है, हाँ क्या मजे की बात है, विदाउट अ वाइंडिंग अप कंपनी क्या डिसॉल्व हो सकती है, याद रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना जी, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, एक यू नो व्हाट मर्जर अमल कमीशन इज यू नो अगर देखा जाए तो अपने आप में एक मेथड है जिसमें आपको वाइंडिंग अप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा, कौन, ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम हैव द फॉलोइंग इफेक्ट। अभी तुमको बहुत से रटवा रखा है, जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लायबिलिटीज होंगी ट्रांसफर कंपनी का किसका हो जाएगा रे,
ट्रांसफरी कंपनी का बन जाएगा, बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। वही द चार्जेस इफ एनी ऑन द प्रॉपर्टी, कोई भी चार्ज क्रिएशन की हुई है किसकी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी की, वो किस पे एनफोर्सेबल और किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ट्रांसफरी कंपनी के। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जो ट्रांसफरी कंपनी नाम चल रही, ट्रांसफरर कंपनी के नाम चल रही थी, सॉरी, वो ट्रांसफरी कंपनी के नाम पे शिफ्ट हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये तो भाई अब तक रट्टे रट्टे थक गए होंगे, हम अब तक बार बार मर्जर में यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ transferee company shall not on merger or amalgamation hold any shares in its own name or in any trust either on its behalf or on behalf of any of subsidiary associate company all such। आपको बताया था, ये हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है, जो एक कंसेप्ट 2013 ने नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें ये बात भी हाईलाइट करी कि किसी भी तरह से ट्रेजरी शेयर्स नहीं रखे जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? ट्रेजरी शेयर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी शेल फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द स्कीम रजिस्टर्ड इंडिकेटिंग द रिवाइज्ड ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पे द प्रेस्क्राइब्ड फीस ड्यू ऑन द रिवाइज्ड कैपिटल प्रोवाइडेड दैट फीस इफ एनी पेड। अब ये जानते हैं क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी के ना शेयर कैपिटल बढ़ जा सकती है क्योंकि अलॉट करना पड़ेंगे शेयर्स। तो अगर ऐसा होता है तो आपको अपनी ऑथराइज कैपिटल को रिवाइज करना है, ट्रांसफरी कंपनी करना पड़ेगा भाई। अब जब अपनी रिवाइज कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल को रिवाइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसके ऊपर जो अमाउंट है, आप स्टैम्प जो पे करना है और फर्दर जो फीस होती है जो आपको आरओसी को पे करनी है वो पे करेंगे। लेकिन ये एग्जिस्टेबल भी है। एग्जिस्टेबल कैसे? कि भैया ट्रांसफरर कंपनी ने पहले से पे कर रखी थी तो भाई वापस करूंगा नहीं, वो एग्जिस्ट हो जाएगा। Company on its authorized capital prior to the merger or amalgamation with the transferee company shall be set off against the fees payable by the transferee company on its authorized capital and hence by the merger or amalgamation. Now, the provision of this section shall materially apply to the company or companies specified in section 1 in respect of a scheme upon its amalgamation, reference section 230, division, transfer of clause, वही same वापस रिवाइज कर रहा है। The central government may provide for the merger or amalgamation of companies such as merger, of course, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। रूल 25 में पावर मिल रहा है उसको, मतलब रूल्स बनाने की पावर है। अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन में यूज सच प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232। अब ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट, सेक्शन 14 क्या कह रहा है? अ कंपनी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन में यूज अ प्रोविजन सेक्शन 232 फॉर द अप्रूवल ऑफ एनी स्कीम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन। मतलब आप चाहेंगे, कंपनी को लगता है कि नहीं हम थॉरोली सेक्शन 232 के प्रोविजन को फॉलो करते आएंगे, तो मर्जर बिटवीन टू स्मॉल कंपनीज जो हैं या स्टार्टअप कंपनीज हैं वो सेक्शन 232 के प्रोविजन को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मे यूज द प्रोविजन मतलब थॉरो प्रोविजन। अब यहां पर मैंने ना इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, जो अब तक आनी पढ़ाई है सेक्शन 232 की, ये जरूर रीड कर लेना एक बार बस। मतलब ये जो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं आपको ना पैराग्राफ में, ये मैंने आपको समराइज फॉर्म में यहाँ पर याद करवा दिया, ठीक है। और इसी को मैंने आपको जो इसका रूल नंबर 25 है, देखो यहाँ पर दे रखा है आगे रूल 25, ये है रूल 25। चिंता मत करना, अगर तुमने इसको मेरे साथ समझा ना, ये आपको जो मैंने समझाया अभी पूरा, इसमें फॉर्म्स वगैरह मैंने आपको बताया ना, वही रूल 25 में यहाँ बताए हुए हैं। तो पहले इसको एक बार आपने समझ लिया, अच्छी बात है। नहीं समझा है तो फिर समझ लो भाई, पीछे करो वीडियो को वापस, क्लास को फिर वापस देखो, क्योंकि ये देखने का मतलब है आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? ये सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस एक बार रीड करना पड़ेगा एक बार के लिए। वो भी रीड क्यों करने को कह रहा हूं? ताकि आपको एक बार गो थ्रू हो जाए। ये सारा हमने अभी अभी आपको कहानी सुनाई है, ठीक है। अच्छा देखो, बोला एक मजे का कहानी और देख लो बस। कह रहा है कि बेनिफिट्स क्या है, सेक्शन 233 और फास्ट ट्रैक मर्जर के बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे भी हमने पहले रट्टा मारा था अभी। नो रिक्वायरमेंट टू अप्लाई एनसीएलटी, मतलब नो जुडिशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड। नो रिक्वायरमेंट टू गेट स्पेशल ऑडिट इन केस ऑफ अदर कंपनी, जैसे ट्रांसफर कंपनी का स्पेशल ऑडिट करवाया जाता है सेक्शन 232 के अंदर, लेकिन इसमें अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड इन द सेंस मैंडेटरी नहीं है, अपनी मर्जी से कराना चाहो तो करा सकते हो भाई। नो रिक्वायरमेंट टू इशू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग द मर्जर। आपने देखा होगा सेक्शन 232 के अंदर जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पब्लिक अनाउंसमेंट भी मैंडेटरी होता है। लेस कॉस्ट इंटेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब एग्जाम में अगर आ जाए 2 नंबर के साथ में जोड़ के आ जाए, 2+2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाए तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो छोड़ना नहीं है। 4 बातें याद रखनी है छोटी सी, क्या है पहले सर बोल दो फटाफट। नो रिक्वायरमेंट या नो जुडिशियल अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो जुडिशियल अप्रूवल्स रिक्वायर्ड, मतलब नो रिक्वायरमेंट टू अप्लाई टू एनसीएलटी, बोलो ना, नो रिक्वायरमेंट टू अप्लाई एनसीएलटी, नो रिक्वायरमेंट टू गेट स्पेशल ऑडिट ऑफ ट्रांसफर कंपनी, और उसके बाद क्या बोले, नो रिक्वायरमेंट टू इशू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, नो रिक्वायरमेंट टू इशू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, नो रिक्वायरमेंट टू इशू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट एंड लेस कॉस्ट इंसेंटिव एंड टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग। पेपर वर्क कितना कम कर दिया तो हो गई ना। चलो अब एक अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, मेरे एग्जीक्यूटिव जो बड़े वाले बच्चे जो पढ़े हैं मुझसे उनको तो अच्छे से रटा होगा, स्मॉल कंपनी। सर छोड़ देंगे इसको, हम नहीं छोड़ के मत जाना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा इसमें ना मैं इतना कहूंगा, ठीक है, आपको एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। देखो बस सेक्शन 2 क्लॉज 85 हमको अच्छे से पता ही है, और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करो which does not exceed 50 lakh rupees or such amount as may prescribe which shall not be more than 10 crore rupees। एंड आया यहाँ पर, याद रखना एंड कंडीशन 2, टर्नओवर कह रहा है does not as per the P&L of immediate preceding financial year does not exceed, कितना कह रहा है 2 crore rupees और such amount as may prescribe shall not be more than 100 crore rupees। अब एक बात याद रखना, मुझे पता है कि कुछ एडवांस बच्चे होंगे बोलेंगे स्मॉल कंपनी याद चलो हटाओ आगे चलते हैं। अरे आ जाएगा, भूल मत जाना, रिवाइज कर लो एक बार। मुझे ही पता है कि आप लोग बहुत होशियार हैं। 50 लाख रुपीस लिखो ऐसे हाईलाइट करके, यहाँ लिखो टर्नओवर को लिखो, डज नॉट एक्सीड कितना है 2 CR, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 2 CR, ठीक है। आई कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। अब भैया उसको नहीं मानेंगे, कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी है तो भैया वो तुम भले ही तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है उससे कम हो, या एंड टर्नओवर आपका 2 करोड़ उससे कम हो, पर अगर आप होल्डिंग सब्सिडरी है तो आप स्मॉल कंपनी ट्रीट नहीं होंगी। या कंपनी जैसे अंडर सेक्शन 8 कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, ये 3 कैटेगरी हमने हटा दी है। क्लियर हो रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकती है इसलिए कह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बार बार। जैसे तो सेक्रेटरी ऑलरेडी क्लास के अंदर ढंग से पढ़ाया हुआ है और लेटेस्ट क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है। पर जो लोग सेक्रेटरी क्लास नहीं ले रहे हैं अभी, थोड़ा ना कि सेक्रेटरी क्लास लेने जाएंगे, अभी एटलीस्ट यही समझ लो फटाफट से। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ एटलीस्ट आपको याद रहे, ठीक है। अब ये ना कुछ वेरियस जहां बोला एडवांटेजेस ऑफ बीइंग स्मॉल कंपनी का बेनिफिट्स क्या है, ये कुछ अच्छी चीजें हैं। जैसे फाइलिंग ऑफ कह रहा है एनुअल रिटर्न। अब आपको पता है एनुअल रिटर्न जो होता है, देखिए स्मॉल कंपनी इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, ऑलराइट, बट प्राइवेट कंपनी केस में आप जानते हैं कि जो एनुअल रिटर्न्स होती हैं उसको साइन जो होता है कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर दोनों ही करता है, ये मैंडेटरी है। इस केस में क्या होता है स्मॉल कंपनी केसेस में, जो कंपनी सेक्रेटरी है या डायरेक्टर है दोनों में इसको एक भी साइन कर देगा तो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाता है। ये बात याद रखो, केस लॉ के लिए आ सकती हैं। द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ स्मॉल कंपनी इज कंपैरेटिवली इजियर देन द प्राइवेट कंपनी। एनुअल रिटर्न शेल ऑफ स्मॉल कंपनी शेल बी साइंड बाय ईदर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी और द डायरेक्टर, व्हेयर्स द एनुअल रिटर्न ऑफ द प्राइवेट कंपनी of other than small company has to be signed by the both company secretary and director। केस लॉ के लिए छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, छोड़ मत देना, इसलिए कह रहा हूं कि भैया अगर स्मॉल कंपनी है आपकी और स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन ऐसे नहीं भैया हमारी स्मॉल कंपनी, अरे सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अकॉर्डिंग जाके पहले चेक करना पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितना है, ठीक है, 50 लाख है या फिर टर्नओवर कितना 2 करोड़, इसका कम नहीं मतलब इक्वल और लेस देन, ठीक है। ऐसा केसेस के अंदर स्मॉल कंपनी हो गया, आपका एनुअल रिटर्न आया, एनुअल रिटर्न आपका कौन साइन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कर दिया सफिशिएंट कंप्लायंस है, या किसी एक डायरेक्टर ने साइन कर दिया सफिशिएंट कंप्लायंस है। प्राइवेट कंपनी होती तो एनुअल रिटर्न आपके कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करता और आपका डायरेक्टर भी साइन करता। बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, भैया 2 मीटिंग करना है। देखो स्मॉल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, वेयर एज प्राइवेट कंपनी सब जानते हैं 4 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ अ प्राइवेट स्मॉल कंपनी, बनाना जरूरी नहीं है। स्मॉल कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाईलाइट करो, याद करो भी कभी, ठीक है। एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर इस पे अप्लाई नहीं होता है स्मॉल कंपनी पे, जानते होंगे। स्मॉल कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रोटेट इट्स ऑडिटर अनलाइक द प्राइवेट कंपनी। आप जानते हैं रोटेशन का मतलब 5 साल या 10 साल। 10 साल किस केस में कह रहे हैं जनरली, फर्म्स के केसेस में, ऑडिटर फर्म्स, या फिर इंडिविजुअल के केसेस में 5 साल, जानते हैं। अभी 4 बातें हैं यार, ये याद करने में कितना वक्त लगेगा, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर छोड़ मत देना, ठीक है। और जब मैं टेस्ट में पूछूंगा क्वेश्चन घुमा के इसका दर्द देखते हैं कितना लोग गलती करते हैं। सब गलती करने से बचना है तो अभी से रिवाइज करना है, याद हुआ। चलिए अब आज का क्लास ये वाला यहीं खत्म करते हैं, आगे क्लास उसी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, याद रखना। और टेस्ट लगातार चल रहे हैं तो टेस्ट मिस मत करना, की है ये एग्जाम पास करने की। गुड बाय, टेक केयर।